बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ी खबर ही आई है, आप साथ खड़े हैं। बताएं, नैब तरमीम केस उड़ गया, 10 में से 9 शिकें उड़ा दी गई। इमरान खान जेल में बैठा है, मुकदमा बाहर चल रहा था। जितने लोग नैब के शिकंजे से निकल के भागे थे, जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पब्लिक पैसा जो है वो उड़ाया है, पब्लिक को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर वन लाइनर लेकर इमरान खान 26-27 साल से स्ट्रगल कर रहे थे कि लोगों का पैसा लूट के करप्शन नहीं करने दूंगा। क्या इमरान खान आज आप कह सकते हैं कि इमरान खान की सबसे बड़ी फतह है और जो NRO दिया गया था वो वापस हो गया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आज जुम्मा है और जुम्मा जो है वो अमूमन मुबारक ही होता है और आज का जुम्मा भी मुबारक साबित हुआ है। उसकी वजह यह है कि बकौल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तानी अवाम का तकरीबन 1100 अरब रुपया इन नैब तरामीम के ज़रिए गबन करने और हज़म करने की कोशिश की गई। सिर्फ वो 1100 अरब रुपया नहीं जो पाकिस्तानी अवाम का था, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ने जिसमें बदनुमानी की, करप्शन की, बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल थे जो हाउसिंग सोसाइटियों में सादा लोग पाकिस्तानियों को लूट चुके थे, जमा पूंजी उनकी ज़िंदगी की लूट चुके थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिन्होंने लूटा था, कारोबारी हजरात ऐसे थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर करप्शन की, 2 नंबर तरीके से माल बनाया। तो ये सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं था। आप ये देखें कि मजमूई तौर पर इन तरामीम के बाद 403 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से नैब हेड क्वार्टर को भिजवाए गए और इन 403 मुकदमात में से 137 मुकदमात ऐसे थे जिसमें जो करप्शन की रकम है वो 50 करोड़ से ज़्यादा थी। यानी 266 मुकदमात ऐसे थे जिसमें करप्शन की रकम 50 करोड़ से कम, जबकि 137 के करीब मुकदमात ऐसे थे जिसमें करप्शन की रकम 50 करोड़ से ज़्यादा और आगे अरबों खरबों में जा रही थी। तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ास तौर पे चेयरमैन PTI के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा सियासी फतह उसको करार दिया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जो इससे फ़ायदा सियासी तौर पर इमरान खान को होगा, वो मेरे ख्याल में आइंदा 10 साल भी अगर PDM कोशिश कर ले तो शायद उतना सियासी फ़ायदा वो हासिल नहीं कर सकती। और आप ये देखें कि जो नैरेटिव इमरान खान करप्शन के हवाले से रजीम चेंज के बाद और उससे पहले भी मुतअद्दिद मौक़े में, आपको याद होगा कि वो बार बार कहते थे कि मैं इन्हें किसी सूरत NRO नहीं दूंगा, मैं इनको किसी सूरत NRO नहीं दूंगा, और वही NRO ना देने की वजह से, और फिर इसमें आप देखें कि अमेरिका की जो साजिश थी वो इसमें शामिल हुई। आज़ाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के लिए एक बार फिर इमरान खान मुतारफ़ कराना चाहता था, उसके ऊपर काम करना चाहता था, लेकिन अमरीकी ग़ुलामों ने अपने जो सहूलतकार और हैंडलर्स थे उनके साथ मिल के एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत गिराई, और वो हुकूमत गिराने के बाद इकलौता मकसद यही था कि अपनी करप्शन का पैसा किसी तरीके से बचाया जाए, नैब कानून में तरामीम की जाए। और आप देखें कि 10 अप्रैल की रात को शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और अगले तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर ये नैब तरामीम मुकम्मल करके असम्बली से पास भी करवा ली गई। और उसके बाद फिर जब चेयरमैन PTI की जानिब से इन नैब तरामीम को चैलेंज किया गया तो 53 समातें हुई। सही, 53 समातों के बाद ये मुकदमा जाके मुकम्मल हुआ, इस पर फैसला महफूज किया गया। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो कुछ मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर हुआ है, अब देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा इंतहाई मुनज़्ज़म और गलीज़ किस्म की मुहिम चलाई गई। जलसों के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके हम ख्याल जजेस, जो उनके ब्रदर जजेस थे, उनके नाम और तस्वीर चलाई गई, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी घर की खवातीन को भी टारगेट किया गया। तो ये वो चीज़ें थी जिसके ज़रिए चीफ जस्टिस को दबाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ जस्टिस अगर कहा जाए कि उनको जैसे परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर सके। बहुत सारे इसके अवामिल है और इस हवाले से हम मुतअद्दिद अपनी वीडियोज़ में उन पर तनकीद भी कर चुके हैं। उनकी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ वो सारी भी हमने अपने वीलॉग्स में जो है वो अपने नाजरीन तक पहुँचाई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अच्छे काम किए हैं, हमें उसकी भी भरपूर सताइश करनी चाहिए। और इस दबाव की सूरत हाल में चीफ जस्टिस का ये फैसला देना, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। आप ये ना देखें कि वो सिर्फ चीफ जस्टिस हैं,
वो चीफ जस्टिस होने के साथ एक आम इंसान भी हैं, एक पाकिस्तानी भी हैं, उनके ऊपर भी दबाव आता है। और जो दबाव शायद वो लोग बर्दाश्त करते हैं, वो शायद हमारे वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि वो किस तरह का, किस लेवल का दबाव बर्दाश्त करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस का ये फैसला जारी करना, और अक्सरियती फैसला है, इसमें जस्टिस इजाजुल हसन ने भी चीफ जस्टिस के इस मौक़िफ़ की तायीद की है। और 10 के करीब नैब तरामीम थी जो PTI की जानिब से चैलेंज की गई थी, उसमें से 9 तरामीम सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी हैं। एक तरमीम है जो ब्यूरोक्रेसी या सर्विस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट होता था तो वो ब्यूरोक्रेसी के पास जाता था, तो ब्यूरोक्रेसी उसको हाथ नहीं लगाती थी। उसकी वजह यह है कि जो भी अफसर किसी मुकदमे की कोई फाइल के ऊपर दस्तखत करता था और बाद में अगर उस मुकदमे में कोई नुकसान हो जाता या उसके अंदर कोई टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उसकी लागत में इजाफा होता, तो फिर उसके ऊपर नैब अपनी तलवारें लेके पहुंच जाता और कहा जाता जी कि इसके अंदर करप्शन हुई, और इस तरह उस जो अफसर था सरकारी, उसके खिलाफ केस बन जाता। साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल उन लोगों को जेलों में 3 साल रहे। जी जी चीमा, ये वो सारे ये जी जी तो ये इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुतअद्दिद मौक़े पर वो इस चीज़ का इकरार भी उन्होंने किया, इज़हार भी किया, और उसका फिर दबाव का सामना जब होता था ब्यूरोक्रेसी को, तो वो हाल ये निकाला कि वो ब्यूरोक्रेट्स की एक कमेटी बनाते और उस कमेटी के अंदर वो मामला भेज दिया जाता, और इस तरह जिस प्रोजेक्ट को या जिस मंसूबे को या जिस काम को हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल होना चाहिए था, वो कई महीने लटक जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी भी मुतासर होती, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स भी ताख़ीर का शिकार होते। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया कि कम अज़ कम ब्यूरोक्रेसी को ये एतमाद ज़रूर देना चाहिए ताकि जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर फौरी तौर पर काम किए जाएँ, इन्वेस्टमेंट में जो रुकावटें हैं वो दूर की जाएँ। ये एक तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। और जो दीगर मंसूर अली शाह साहब ने खिलाफी नोट लिखा है, जी जी उन्होंने बेसिक वजह क्या बताई है? देखिए, उनका ये बुनियादी उनका जो नुक्ता था, उनका मौक़िफ़ था, वो ये था कि ये चूँकि जो कानून साज़ी की है, जो नैब तरामीम मंजूर की हैं, ये पार्लियामान ने की हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इन नैब तरामीम को कलअदम नहीं करार देना चाहिए, इसके ऊपर कोई राय नहीं देनी चाहिए, बल्कि ये मामला दोबारा पार्लियामान को भिजवाना चाहिए। आगे जो भी पार्लियामेंट आएगी, क्योंकि इस वक्त तो पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, वजूद नहीं रखती, असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो अगली असम्बली आएगी वो इन नैब तरामीम को देखे, इनके अंदर जो भी चीज़ उनको लगती है कि ये आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, उसके ऊपर वो अपना मौक़िफ़ दें, उसमें तरामीम कर लें, और जो दीगर शिक्के जिनको वो बेहतर समझते हैं वो उनको बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो उसके इमरान खान के वकील थे ख्वाजा हारिस, उनका ये मौक़िफ़ था कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी शिक्के हैं जिसका फ़ायदा सिर्फ PDM ने अपने आप को, मतलब मुल्ज़मान थे, मुल्ज़मान हुकूमत में आए और मुल्ज़मान ने ये फ़ैसला किया कि अब हमने अपने करप्शन केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाने हैं, तो मुल्ज़मान ने जो है वो अपने लिए कानून साजी की। कितनी हैरान कुन चीज़ है कि यही ख्वाजा हारिस साहब वकील थे नैब केसेस में बचाने के लिए नवाज शरीफ, अभी ये इमरान खान के वकील हैं नैब केसेस को वापस बहाल कराने, उनके किरदार को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वकील का तो पेशा ही यही है। अब वो ये नहीं कह सकते कि वकील साहब के इन्होंने एक केस लिया है तो अब वो सिर्फ एक ही सियासी जमात या एक ही फरीक के केसेस लेंगे। वकील के पास तो मुकदमा आते रहते हैं। अब आप ये देखें ना, पिछले दिनों जो बरतानिया में PTI ने एक वकील किया था जिसकी खिदमात ली थी, तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि जी देखें ये तो सलमान रुश्दी का भी वकील रहा। भाई वकील का ने ख्वाजा हारिस के खिलाफ कुछ यहाँ पे कुछ नहीं किया कि भाई आप तो हमारे वकील थे, आपने नवाज शरीफ को नैल करवाया और इमरान खान के वकील बन के और उन्हीं नैब तरामीम के खिलाफ आप हमारे खिलाफ आए हुए हैं। तो ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन बनाने का, प्रोपेगेंडा करने का एक तरीका होता है, और उसमें वकील किसी चीज़ से बाउंड नहीं होता। वकील तो कातिल का भी मुकदमा लेता है, मकतूल का भी ले लेते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा शख्स उनके पास जाएगा। और वो खोसा साहब ने कहा कि ये मेरा प्रोफेशन है, मैं जो बेहतर समझूंगा, केस मुझे जो मिलेगा मैं वो लड़ूंगा। बिल्कुल इसी तरह बताएं, इसकी अपील अब आएगी काजी साहब के आने के बाद, कल उनका आखिरी दिन है उमर अता बंदयाल साहब का। अपील अगर इसकी आती है इस केस की, तो वो आएगी काजी साहब के होते हुए। क्या कोई ऐसा है कि ये सारी फिर रिवर्ट हो जाए फैसला? देखें, इसमें कोई मुतासरा फरीक नहीं है। अच्छा। ये आईनी तरमीम थी, इसमें कोई सियासी जमात बराह रास्त इससे मुतासर नहीं होती, ना ये दरख्वास्त बराह रास्त किसी सियासी जमात के खिलाफ थी। आप ये देखें कि
नैब तरामीम से या नैब के कानून से इस वक्त इमरान खान भी उसकी रगड़ में आया हुआ है, उस चक्की में इमरान खान भी पिस रहा है। फायदा लेने से जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरान खान को भी देखे तो एक तरह से वो भी इससे फायदा उठा सकता था, कह देता जी मेरे खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस चल रहा है तो मैं भी नैब तरामीम का फायदा लेते हुए मेरे खिलाफ ये केस खारिज किया जाए। लेकिन इमरान खान ने गलबन 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान हल्फी जमा करवाया। जी जी, उन्होंने कहा कि मैं नैब तरामीम से फ़ायदा ले सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं इन नैब तरामीम से फ़ायदा नहीं लेना चाहता। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि जुर्अतमंदाना किस्म का ये इकदाम था, फैसला था। पीडीएम कभी इस तरह का रिस्की फैसला नहीं ले सकती और मेरे ख्याल में इस फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखें, असर पड़ना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है काजी साहब के ऊपर, पहले ही इस तरह की बातें हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून तो अब खुलेआम इस बात का इजहार कर रही है कि काजी साहब आएंगे तो हमारे मुकदमात ख़त्म होंगे, हमें उनकी अदालतों से इंसाफ मिलेगा। तो अगर अब पीडीएम ये जो उनकी आते हैं वो इस ओहदे पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर उनके ऊपर ये उंगलियां ज़रूर उठेंगी कि आपके बारे में तो ये सियासी जमातें पहले ही कहती थी कि ये आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा, और अब आपने आते ही उन मुकदमात में उनको रिलीफ देना शुरू किया है जिसमें अदालत सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनके जो है वो खिलाफ फैसला दे चुकी है। तो उससे वो तासुर जो जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतल्लिक है कि ये पीडीएम के लिए नरम गोशा रखते हैं या उनके लिए मुमकिन तौर पर सहूलतकारी कर सकते हैं, तो फिर इस मौक़िफ़ को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। और मेरे ख्याल में इससे चीफ जस्टिस जो नामज़द चीफ जस्टिस या आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचेगा, उनकी रेपुटेशन इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं है, आईनी और कानूनी तौर पर भी नहीं है कि इस तरीके से नैब तरामीम के खिलाफ जो फैसला दिया गया है उसमें उसको इस तरीके से उड़ा दिया जाए। बहुत सारे इसमें सीरियस ऐसे नुकात है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें ना कि पहले ये होता था कि मिसाल के तौर पे मैंने या मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने करप्शन की हो, पैसा बनाया हो, तो पहले ये होता था कि मेरे ऊपर जब ये पता चलता था कि मेरे आमदन जो है वो मेरे असासों से मुताबिकत नहीं रखती, तो मुझे ये साबित करना पड़ता था कि मेरे ये असासे जो हैं ये मेरी जायज़ आमदन से बनाए गए हैं। लेकिन अब जो इन नैब तरामीम की गई थी उससे ही उन्होंने कहा कि अब ये इल्ज़ाम लगाने वाला साबित करेगा, यानी अब ये नैब ने साबित करना था कि भाई आपके पास ये आमदन से ज़ायद असासे हैं, आपने किधर से बनाए हैं। तो अब नैब इसकी तफ्तीश करके नैब इसके शवाहिद लाएगा और वो सामने तो सबूत बड़े होते थे, नहीं साबित कर पाते थे। यही बात थी, आपने देखा, यही बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बहुत सारे जो जराइम थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि उन जराइम को जराइम ही की जो उनकी नौयत थी या उनका जो हैसियत थी आपने वही ख़त्म कर दी है। तो फिर आप इसमें आगे मामलात कैसे चलेंगे? 50 करोड़ रुपए की करप्शन तक आपने मुकदमा ही 50 करोड़। जी जी, अब देखें ना कि जिस बंदे ने 49 करोड़ 99,99,999 रुपए की करप्शन की है वो नैब के दायरे में नहीं आता, जिसने पूरे 50 करोड़ की है वो नैब के रेडार पे आ जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर हम आहंगी नहीं थी, इनकंसिस्टेंट चीज़ें थी, और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दी हैं। और अब देखना ये है कि जो भी अगली पार्लियामेंट आती है या अगला चीफ जस्टिस आता है तो वो इन चीज़ों को कैसे लेके चलता है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो आंखें बंद करके पीडीएम को अंधाधुंध किस्म का इंसाफ फराहम करना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।